संकल्प पत्र है तो एक तरफ तेजस्वी का प्रण है, लेकिन बिहार का रण किसके हिस्से होगा ये देखना दिलचस्प होगा। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। मनीष पांडे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, चितरंजन गगन जी हैं, प्रवक्ता आरजेडी के, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि आज आप लोग अपने वायदों का पूरा खाका लेकर आए हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि आपको सॉरी पत्र एक तरीके से जारी करना चाहिए कि आपने 20 वर्षों में विकास नहीं किया है, इसलिए आज आपको ये वायदे करने पड़ रहे हैं। मनीष जी। देखिए, विपक्ष का तो काम ही है कहना, नहीं कहेंगे तो उनकी जो विपक्ष वाली भूमिका है वह कैसे निभेगी। लेकिन हाँ, विपक्ष की अभी भूमिका नहीं है स्वस्थ लोकतंत्र में कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते रहे। अब यह कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा, तो भैया विकास नहीं हो रहा तो बिहार की जनता हमको बार बार आशीर्वाद क्यों दे रही। अभी हाल के दिनों में भी जब 4 उपचुनाव हुए थे तो उसमें भी आपकी 2 सीटें आपको गंवानी पड़ी थी, यानी कि जब जिसको आप सेमीफाइनल कर रहे थे उस सेमीफाइनल में भी हमने जीत हासिल की। अब फाइनल की बात है। देखिए, एक बहुत बड़ा फर्क है। मनीष जी, आपकी आवाज अब तक बेहतरी से नहीं पहुंच पा रही है, हम आपका रुख करें उससे पहले आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन जी हमारे साथ मौजूद। चितरंजन जी, वो ये कह रहे हैं कि साहब बिहार की जनता का आशीर्वाद बीते 20 वर्षों में मिलता रहा है और उसका आधार ही उनका काम था, और उसी काम को आगे बढ़ाने का वो एक खाका लेकर आए हैं और एक बार फिर से उनको जनता का समर्थन मिलेगा। चितरंजन जी। देखिए, मनीष जी कह रहे थे जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। जनता का आशीर्वाद तो बहुत लोगों को मिला और आज कहाँ है। कभी जो है कांग्रेस लगातार कितने वर्षों तक राज किया बिहार में और देश में, और आज कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं। तो जो मिला, तो यह कोई जरूरी थोड़ी है कि जो मिला वो आज आपको मिलेगा। आप यह ना देखिए कि अब तक भाजपा का कोई नेता उसके पास में नहीं है जिसके चेहरे पर वह वोट मांग सके, जिसको वह मुख्यमंत्री के रूप में प्रोग्रेस कर सके। रहा जनता दल तो उसका देख रहे हैं कि अभी 115 था तो अब आधा से भी कम पर 43 पर आ गया। तो इन लोगों की जो स्थिति है देख रहे हैं। सवाल यह है कि आज जो घोषणा पत्र जारी किया गया है तो इसमें 2 बातें बड़ा प्रमुख है। पहली बार 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन पहली बार एनडीए का साझा घोषणा पत्र आज जारी हुआ। इसके पहले अब तक एक भी उदाहरण नहीं है। नीतीश जी जब महागठबंधन के साथ 2015 में सरकार बनाए थे उस समय 7 निश्चय। चितरंजन जी, लेकिन अगर आज वो अलग अलग घोषणा पत्र जारी करते तो आप इस पे भी सवाल उठाते। आज वो 7 कर रहे हैं तो आप इस पे भी सवाल उठा रहे हैं। ये तो दोस्ती का पैमाना है। आपकी तरफ से भी साझा घोषणा पत्र आया जी। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ सुना जाए उसको जी जी। तो यह तो नकल, क्योंकि महागठबंधन का जो घोषणा पत्र जारी हुआ संकल्प पत्र के रूप में और तेजस्वी के प्रण के रूप में, तो जनता के बीच में एक सकारात्मक अप्रोच पहुंचा है। जनता को भरोसा हुआ है, विश्वास हुआ है और जनता बदलाव का मन बना चुकी है। क्योंकि देखिए, एक तरफ पहली बात तो 20 वर्ष से आप सरकार में हैं, चला रहे हैं। 11 वर्षों से आपका डबल इंजन की सरकार है। आपको तो रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए था कि इतने दिनों में आपने क्या किया। आज तो घोषणा पत्र देखने से यही लगता है कि 20 वर्षों तक आपने केवल जो है ठगने का काम किया और 11 वर्षों तक डबल इंजन की सरकार, वह भी जो बिहार के लिए कुछ नहीं किया। और पिछले जो वादे आपने किए थे उस पर कितना अमल हुआ यह बताना चाहिए। ठीक है मनीष पांडे जी, आपकी आवाज बीच में हम तक नहीं पहुंच रही थी। सवाल ये वो कर रहे हैं कि साहब आपको तो संकल्प पत्र नहीं बल्कि रिपोर्ट कार्ड पेश करने की जरूरत थी, आपने कितना काम किया है। और वो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार में तो बहुत काम होना चाहिए था, अभी तक तो बहुत हुआ नहीं है। देखिए, रिपोर्ट कार्ड तो बिहार की जनता जब फिर से एनडीए की सरकार बनाएगी तो वो रिपोर्ट कार्ड ही होगा। इसलिए रिपोर्ट कार्ड की चिंता राजद के प्रवक्ता न करें। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बिहार में जो 2 महागठबंधनों ने, जो 2 दलों ने, जो गठबंधनों ने जो अपना अपना संकल्प पत्र दिया है उसमें एक बेसिक फर्क क्या है। महागठबंधन ने जो संकल्प पत्र दिया है उसका नाम रखा है तेजस्वी प्रण। अब तेजस्वी यादव ऑलरेडी चार्ज सीटेड है, 420 का उन पे चार्जेस है। उनके नाम से जो प्रण आया है उस पर जनता कितना भरोसा करेगी वो तो अलग बात है। दूसरा चीज है, एनडीए ने जो अपना संकल्प पत्र दिया है उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है तो उसके नेता नरेंद्र मोदी जी हैं और उसके साथ राज्य के साथ केंद्र सरकार जो है वह डबल इंजन की सरकार है। यानी कि हमने जो भी वादे किए हैं, देखिए अभी बाढ़ की सबसे बड़ी समस्या जो बिहार में है, हम सिर्फ वादे नहीं करते, हम उन वादों को पूरा करते हैं। और ऐसा हमने 2019 के बाद भी
हमने लोकसभा चुनाव में भी जो संकल्प लिए थे वादा लगभग पूरा किए हैं, 99% पूरे बता किए। दीजिए। चितरंजन जी, मैं अब आ रहा हूं आप आपके बीच में पास में, डिस्टर्ब आप मत प्लीज कीजिए। अपनी बारी में बोलिएगा। मैं हाँ बता रहा जी। हूं। और देखिए, हमने बाढ़ मुक्त के बिहार बनाने की सिर्फ बात नहीं कही है, हमने जी। उस पर काम भी शुरू कर दिया है। 11,500 करोड़ रुपए का कोसी मेची परियोजना, जिस पर ऑलरेडी बजट दे दिया गया और काम शुरू हो गया है, जो बाढ़ के ही निष्पादन के लिए। जी। तो हम सिर्फ बातें नहीं बनाते, उसी प्रकार से उद्योग की बात है अगर, तो इथेनॉल के क्षेत्र में या और अन्य क्षेत्रों में हमने जो वादे किए हैं, एक तो हमने फैक्ट्रियां बैठाई और उसके साथ साथ आगे हमारी योजनाएं शिक्षा के क्षेत्र में ठीक है, मैं एक एक चीज पे अभी किया आऊंगा है। मनीष जी आपके पास में में, हमने हमारे किया साथ है। मैं आऊंगा आपके पास। समीर सड़कों के चौगावकर क्षेत्र में जी हमारे हमने साथ में किया वरिष्ठ है। पत्रकार मौजूद हैं। समीर जी, क्योंकि अब दोनों बड़े महागठबंधनों के वायदे जनता के सामने आ चुके हैं, किसके वायदे में ज्यादा दम नजर आता है और किसके वायदे ज्यादा व्यवहारिक नजर आते हैं जो जमीन पे उतर सकते हैं? समीर जी। देखिए, मुझे लगता है कि दोनों गठबंधनों ने अपना संकल्प पत्र या घोषणा पत्र कहे जिसे जारी कर दिया गया, लेकिन मुझे लगता है कि जनता 5 साल के आपका जो कामकाज रहा है उसके आधार पर वोटिंग करती है। आप घोषणा पत्र कुछ भी करें, आपने जनता के लिए जमीनी स्तर पर क्या काम किया, जनता उसके आधार पर वोट करती है। और मुझे लगता है कि उसके आधार पर अगर देखा जाए कि जो 5 साल का नीतीश और एनडीए का शासन रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से बिहार को लेकर तमाम तरह की योजनाएं दी और प्रधानमंत्री मोदी लगातार, जैसे अगर केंद्रीय बजट में भी बिहार का बजट कहा गया था, जब प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को लेकर तमाम तरह की मखाना को लेकर घोषणाएं की थी। तो मुझे लग रहा है कि अभी अगर दोनों का पत्र देखे और जमीनी स्तर पर काम देखे तो एनडीए का पल्ला मुझे भारी नजर आता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जमीनी स्तर पर काम किया है, प्रधानमंत्री ने केंद्र से दिल खोलकर बिहार के डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया है, तो मुझे लग रहा है इसका फायदा एनडीए को होने जाने वाला है। मोदी और योगी की जो विश्वसनीयता बिहार के अंदर बनी हुई है, जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसका असर जमीनी स्तर पर दिखेगा। लेकिन आज जो घटना घटी थी उसका भी मुझे लगता है थोड़ा नकारात्मक असर पड़ेगा। जो मोकामा में जो घटना जिस तरीके से हुई है उसका भी असर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो काम के दृष्टिकोण से अगर देखें तो मुझे लगता है कि फिलहाल एनडीए का पल्ला भारी नजर आ रहा है। और कई ऐसी घोषणा पत्र में की गई, इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो 10,000 रुपए महिलाओं को दिया गया है। और आज सभी वर्गों के लिए, चाहे वो अति पिछड़ा हो, और सभी लोगों के लिए, महिलाओं के लिए केजी से लेकर पीजी तक फ्री शिक्षा की घोषणा की गई है। 1 करोड़ महिलाओं में को लखपति दीदी बनाने की बात की गई है। तो महिलाओं को केंद्र में रखकर यह मुझे लगता है घोषणा पत्र दिया गया है। और बिहार में महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट करती है, हर बार पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोटिंग महिलाएं करती है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को भी एक बड़ा वोट एनडीए के पक्ष में पड़ता हुआ दिख रहा है। और उसी कारण महिला सेंट्रिक मुझे लगता है ये एक संकल्प पत्र रहा है। जी चितरंजन जी, क्योंकि सवाल अभी भी लगातार उठता है कि महागठबंधन का जो घोषणा पत्र है तेजस्वी प्रण के तौर पे निकल के आया है, आपके नेता की एक छवि को पूरी तरह से बनाने की कोशिश की जा रही है, उसकी व्यवहारिकता पे लगातार सवाल उठता है, खासतौर से सरकारी नौकरी के साथ पैसा आएगा कहां से। तो एक रोड मैप देना और उसका कितना जमीनी तरीके से वो उतर पाएगा, इसको लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। चितरंजन जी, जवाब लेकिन देने दीजिएगा, जवाब आप देने नहीं देते। सर ऐसी बात ना कहें, आप जवाब दे रहे हैं और जवाब देने के लिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। जी सुन लीजिए, पहली बात की विश्वसनीयता किसकी है? अभी पत्रकार जो विश्लेषण कर रहे थे उन्हीं से मैं जानना चाहता हूँ विश्वसनीयता किसकी है। आपने जिन योजनाओं के बारे में भी चर्चा की, 10,000 रुपया जो आप दे रहे हैं जीविका दीदी को, जीविका दीदी तो जो सो कर्ज में डूबी हुई है। आप इधर 125 यूनिट बिजली जो आप दे रहे हैं वह तो जो तेजस्वी जी की योजना थी जिसको आपने चोरी कर लिया। तो पिछले कुछ दिनों में 6 महीने के अंदर आपने जो योजनाएं लागू की है, जो आप कहते हैं कि मेरी उपलब्धि है, वो तो सारे के सारे तेजस्वी जी का चुराया हुआ है। तो आपका तो कोई विजन और मिशन नहीं है। 20 साल में आपने क्या किया? जवाब ले लीजिएगा, छोटा सा जवाब ले लीजिएगा मेरा। नहीं, आप मेरा छोटा सा जवाब ले मनीष जी आ रहा हूँ मैं आपके पास, आ रहा हूँ मनीष जी, आ रहा हूँ आपके पास, मनीष जी आ रहा हूँ आपके एक पास। सवाल ले लीजिए चितरंजन जी। मनीष जी एक सेकंड, मनीष जी उनको भी बात कर लीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास जल्दी से। चितरंजन जी अपनी बात एक छोटा सा सवाल है, वो दे दे जवाब जी। चितरंजन जी आप मुझे एक बताएं, चितरंजन जी ऐसे नहीं होगा। अच्छा मनीष जी एक सेकंड, मनीष जी एक सेकंड, मनीष जी एक सेकंड। हाँ चितरंजन जी अपनी बात पूरा करें आप। एक नया पैसा का निवेश नहीं हुआ 11 साल में डबल इंजन की सरकार में। एक भी फैक्ट्री नहीं खुली। जो फैक्ट्रियां खुली हुई थी वो फैक्ट्रियां बंद हो गई। आप जो है सो मखाना बोर्ड का रट लगा रहे हैं। मखाना बोर्ड में किसको फायदा होने वाला है? बिचौलिया को फायदा होगा, बड़े बड़े जो पैसा वाले हैं उनको फायदा होगा, उसमें किसानों को, मजदूरों को क्या फायदा? ठीक है मनीष जी, किसको फायदा होगा? और आपके पास विजन नहीं है, वो कह रहा था हमारे पास विजन है और हमारे विजन को आप लोगों ने कॉपी किया है। मनीष जी
नहीं, देखिए ये तो चित्ररंजन मैं प्लीज तो- देखिए, मैं टीवी में तो- समय की मैं सीमा तो- होती है, आपने मैं अपनी तो- बात रख ली है, उसका जवाब भी सुन मैं लीजिए। तो ठीक है, चित्ररंजन हाँ जी मनीष को जी, कहूंगा कि चित्ररंजन भाई ये जी, तो अच्छा है। टेलीविजन में समय की चित्ररंजन सीमा का जी। थोड़ा मर्यादा रखना पड़ता है सर। आपने अपनी हाँ। बात रख दी, जवाब उनका भी आने दीजिए। मैं मनीष तो जी अपनी बात कर मैं तो चित्ररंजन जी को कहूंगा, चित्ररंजन जी ये तो अच्छा है कि हम लोगों के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं पाए जाते, नहीं तो आप कल दिन कहते कि ये भी हमसे चुरा लिया, भ्रष्टाचार भी हमसे चुरा लिया। ये तो शुक्र है कि एनडीए के नेता जो है भ्रष्टाचार में लिप्त पकड़े नहीं जाते हैं। दूसरी बात मैं कह रहा था, मखाना की बात कह रहे हैं आप, मखाना बिचौलिया करते हैं। मखाना की कीमत कहां से कहां पहुंच गई आपको पता है? मखाना बोर्ड का जो गठन हुआ है उसका क्या लाभ है आपको, इसका एहसास है? कभी उस पर वर्कआउट तो कीजिए ना, कभी उस पर रिसर्च तो कीजिए ना कि उससे पूरा सीमांचल, पूरा मिथिलांचल क्षेत्र के किसानों को कितना बड़ा सहायता और कितना बड़ा उनके शक्ति आर्थिक सशक्तिकरण का केंद्र हुआ है। देखिए आपकी समस्या यह है कि विद्वान प्रवक्ता होने के बावजूद भी आप लोग अपने नेता की तरह ही बात करते हैं। मनीष जी, लेकिन बड़ा ये कह रहे हैं दुखद कि साहब आपके इन 20 वर्षों में 11 साल की डबल इंजन सरकार में निवेश नहीं हुआ बिहार में, वो ये आरोप लगा रहे हैं आप पे। निवेश, देखिए निवेश हुआ है, निवेश कैसे नहीं हुआ है? आज इथेनॉल की जो फैक्ट्रियां जितनी खुली हैं, आज इथेनॉल के जो कोटे बढ़ाए गए हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टर्स के थोड़ी खुले हैं, सारा प्राइवेट सेक्टर्स में ही खुला है। इसके अतिरिक्त जो मुजफ्फरपुर से लेके पूरा चंपारण, चनपटिया, इन सब चीजों में जो पार्क बने हैं, वो सारे किसने बनाए हैं? उसमें कौन लोग काम कर रहे हैं? पूरा टेक्सटाइल हब बन गया है हमारा चंपारण क्षेत्र का एरिया, वो कौन कर रहे हैं? कोविड के समय में जो गुजरात वगैरह से आए हुए हमारे मजदूर थे, उनको सरकार ने सपोर्ट किया है और आज वो वहां पर लोग काम कर रहे हैं। ये जाएंगे, इनको दिखेगा तब ना तो इनके प्रवक्ता को दिखता है, ना ही इनके नेता को दिखता है। बिहार की सड़कें नहीं दिखती, बिहार का बिजली नहीं दिखता, गंगा नदी पर इतने सारे पुल बने हैं वो इनको नहीं दिखते हैं। देखिए इनको कुछ दिखता नहीं, इनको दिखता है तो सिर्फ सत्ता की कुर्सी दिखती है कि किसी भी प्रकार से हथियार ले, किसी प्रकार से ले ले। समीर जी, चाहे उसके सवाल लिए ये जो है भी कि कुकर्म करना पड़े। ये कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि साहब 20 साल में कुछ भी हुआ नहीं, विकास हुआ नहीं, विजन आपके पास है नहीं। एनडीए कह रहा है कि साहब हमने इतना काम किया है, बिहार बदल गया है, लेकिन उनको दिखाई नहीं पड़ता। इसकी जमीनी सच्चाई कैसे? मनीष जी आपका पॉइंट आ गया। समीर जी, किस तरह से देखा जाए कि 20 वर्षों में क्या बिहार बदला है कि और किस किस मोर्चे पे कितना बदला है? समीर जी। देखिए मुझे लगता है कि फर्क पड़ा है, और जो जनता तुलना करती है कि 15 साल का जो लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल था और उसके बाद नीतीश कुमार का 2005 से लेकर लगातार कार्यकाल रहा। हालांकि बीच में दो बार नीतीश कुमार जरूर आरजेडी के साथ चले गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस बात का जिक्र किया कि भाई आज के जो बुजुर्ग लोग हैं वो युवाओं को बताया कि किस तरीके से आरजेडी का शासन हुआ करता था और किस तरीके से उसमें अपहरण उद्योग में तब्दील हो गया था, किस तरीके से लूटमार चलती थी। तो मुझे लग रहा है कि वो एक बड़ा बैगेज तेजस्वी और आरजेडी के साथ जुड़ा हुआ है लालू प्रसाद यादव के 15 साल का। और जिन्होंने 15 साल का वो कार्यकाल देखा है, सत्ता का अपराधीकरण होते हुए देखा है, अपराधी और सत्ता का संगठित गिरोह बनते देखा है, मुझे लगता है कि वो लोग अभी भी उससे उभरे नहीं है और यह बहुत मुश्किल होगा आरजेडी के लिए। तेजस्वी यादव कोई अलग विकल्प प्रस्तुत नहीं कर पाए कि वह लालू से अलग प्रशासन देंगे। आज भी आरजेडी में उन्हीं लोगों का दबदबा ज्यादा है जो लालू प्रसाद यादव के समय से थे। तो मुझे लग रहा है कि तेजस्वी के लिए बहुत आसान नहीं होगा। नीतीश कुमार की जो सुशासन की बाबू रही, परिवारवाद का आरोप नहीं है, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, यह यूएसपी हमेशा नीतीश कुमार के साथ जुड़ी रही है। देखिए आज उनका बेटा निशांत कुमार को भी अभी तक उन्होंने टिकट नहीं दिया, राजनीति में कोई सक्रिय नहीं है, जबकि आरजेडी का पूरा परिवार राजनीति में सक्रिय है। तो मुझे लग रहा है कि और जिस तरीके से अभी जमीन के बदले नौकरी का जो आरोप लगा, और अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में तेजस्वी और राबड़ी देवी और लालू प्रसाद तीनों आए थे, तो ये जनता समझ रही है इस बात को कि भाई करप्शन को लेकर परिवार का क्या भूमिका रही है। तो ये सब फायदे जो एनडीए के साथ जुड़े हैं प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार के साथ, उसका फायदा जमीनी स्तर पर वोटिंग के दिन जो पहला चरण होगा 6 तारीख को, 11 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग में, बिल्कुल 14 तारीख से नतीजे बता देंगे किसके वादे और दावों में कितना दम है। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप तीनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार